जिस रेप विक्टिम को ये नहीं पता है कि उसका रेप कब हुआ, जिस रेप विक्टिम को ये नहीं पता है कि उसको पुलिस ने कहां से उठाया, जिस रेप विक्टिम को ये नहीं पता है कि रेप होते वक्त वो बालिग थी कि नाबालिग थी, जिस रेप विक्टिम अपने माँ बाप को जेल भेजने के लिए तैयारी कर चुकी, तो मुझे लगता है कि ये सच में रेप विक्टिम है या कोई पॉलिटिकल नेत्री बनने की बहुत जबरदस्त ख्वाहिश थी। तो चलो एक बहुत ही रेनाउंड व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम टीआरपी और सस्ती लोकप्रियता का एक हिस्सा बन जाते हैं। एक इंटरव्यू हमने किया, आपकी नजर पड़ी होगी इस इंटरव्यू पर। जी, जब पीड़िता से कुछ जरूरी सवाल हमने किए जो कि बहुत जरूरी थे इस केस से जुड़े हुए, उनकी मां और पीड़िता की खुद बौखलाहट इतनी ज्यादा दिखी और आखिर में जैसा आप स्क्रीन पर देख रही हैं नाजिया जी कि उन्होंने एफएम न्यूज का माइक फेंका, जबरन कैमरा बंद किया और उसके बाद आज की तारीख है, इस इंटरव्यू के बाद तक वो किसी भी मीडिया हाउस में बैठने से पहले बहुत चुनाव कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इस तरह के सवाल मैं नहीं पूछूंगी, सिर्फ इसका जवाब दूंगी। इतना पर्टिकुलर, क्या रेप पीड़िता की एक्टिविटी इस तरह से हो सकती है? इसलिए संदेह गहराता है। नाजिया जी। प्रियांक जी, हमारे देश में विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हर रोज हर मिनट कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं रेप होता है। आपने कभी देखा है कि जो मामले अदालत में चल रहे होते हैं, लाखों हजारों मामले होते हैं और जो पीपी होते हैं उनको तो एवरी डे किसी को 35, किसी को 72, किसी को 75 केसेस का लिस्ट देखना ही पड़ता है बेंच पर, रेगुलर बेंच पर। तो क्या वो सब मीडिया में आती हैं? क्या वो सब मीडिया में बैठ करके बात करती हैं? नहीं। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। उन्नाव कुलदीप सेंगर केस से जुड़े तमाम जरूरी वो सवाल जो दूसरे मीडिया हाउस करने से बच रहे हैं, वो हम डंके की चोट पर लगातार उठा रहे हैं। हम लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह एफएम न्यूज के लाइव इंटरव्यू के दौरान पीड़िता से जब जरूरी सवाल किए गए तो वो और उनकी मां किस तरह से बौखलाती हुई दिखी और गुस्से में माइक फेंकते हुए जबरन उनकी टीम ने इंटरव्यू बंद करवा दिया। पर इस केस से जुड़े कई दबाए गए राज सामने लाने के लिए हमारी पड़ताल लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर नाजिया इलाही खान जुड़ी हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हुई हैं, इस केस के तमाम पहलुओं पर बारीकी से स्टडी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका नाजिया जी। हर हर महादेव जी। सबसे शुरुआत में आपसे सवाल यही होगा, जिस केस का मैंने जिक्र किया कुलदीप सेंगर कांड, इसको लेकर बहुत सारे नैरेटिव हैं। एक वकील के तौर पर इस पूरे केस का नजरिया क्या है? प्रियांक जी, मेरी बहुत सहानुभूति रहती है और मैं हमेशा बेटियों को जोश और बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ और यही वजह है कि मैं हमेशा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में रखती हूं और मैंने हमेशा आवाज उठाई है कि जो भी बलात्कारी है उसको डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने में फांसी की सजा सुनाई जाए। मुझे याद है कि अलीपुर जज कोर्ट में जब जुवेनाइल कोर्ट में पॉक्सो में जब मैं अपनी फ्रेंड ब्यूटी सरकार चौधरी जी के साथ मैं बैठती थी, वहां पर मैं बहुत सारे केस का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, माइनर बच्चियों का जो रेप होता है और ऐसे भी मेरे चैम्बर, कैलकाटा वाले चैम्बर में और दिल्ली वाले चैम्बर में बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं। लेकिन एक रेप विक्टिम का तेवर ऐसा तो नहीं दिखता है मुझे। इस तरीके से अपने बयान को, अपने स्टेटमेंट को चेंज करना, जिस रेप विक्टिम को ये नहीं पता है कि उसका रेप कब हुआ, जिस रेप विक्टिम को ये नहीं पता है कि उसको पुलिस ने कहां से उठाया, जिस रेप विक्टिम को ये नहीं पता है कि रेप होते वक्त वो बालिग थी कि नाबालिग थी, जिस रेप विक्टिम अपने माँ बाप को जेल भेजने के लिए तैयारी कर चुकी, तो मुझे लगता है कि ये सच में रेप विक्टिम है या कोई पॉलिटिकल नेत्री बनने की बहुत जबरदस्त ख्वाहिश थी। तो चलो एक बहुत ही रेनाउंड व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम टीआरपी और सस्ती लोकप्रियता का एक हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि मैं कई बार देख चुकी हूं, यहां तक कि व्यक्तिगत मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है कि भाई क्योंकि नाजिया का नाम बहुत बड़ा है तो चलो नाजिया नाजिया बोल करके हम बहुत सारी टीआरपी बटोर लेंगे। तो मुझे कहीं से भी उनके ऊपर सिंपैथी तो नहीं आ रही है, जो उन्नाव की पीड़िता है मुझे उन पर सिंपैथी नहीं आ रही है। सिंपैथी की बात कही, अभी स्क्रीन पर एक विजुअल मैं पीसीआर से कहूंगा वो विजुअल दोबारा स्क्रीन पर लाएं। किस तरह से पीड़िता
एक इंटरव्यू हमने किया, आपकी नजर पड़ी होगी इस इंटरव्यू पर। जब पीड़िता से कुछ जरूरी सवाल हमने किए जो कि बहुत जरूरी थे इस केस से जुड़े हुए, उनकी मां और पीड़िता की खुद बौखलाहट इतनी ज्यादा दिखी, और आखिर में जैसा आप स्क्रीन पर देख रही हैं नाजिया जी कि उन्होंने एफएम न्यूज का माइक फेंका, जबरन कैमरा बंद किया, और उसके बाद आज की तारीख है, इस इंटरव्यू के बाद तक वो किसी भी मीडिया हाउस में बैठने से पहले बहुत चुनाव कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इस तरह के सवाल मैं नहीं पूछूंगी, सिर्फ इसका जवाब दूंगी, इतना पर्टिकुलर। क्या रेप पीड़िता की एक्टिविटी इस तरह से हो सकती है? इसलिए संदेह गहराता है। नाजिया जी। प्रियांक जी, हमारे देश में विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हर रोज हर मिनट कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं रेप होता है। आपने कभी देखा है कि जो मामले अदालत में चल रहे होते हैं, लाखों हजारों मामले होते हैं, और जो पीपी होते हैं उनको तो एवरी डे किसी को 35, किसी को 72, किसी को 75 केसेस का लिस्ट देखना ही पड़ता है बेंच पर, रेगुलर बेंच पर। तो क्या वो सब मीडिया में आती हैं? क्या वो सब मीडिया में बैठ करके बात करती हैं? नहीं। अब आप सोचिए कि आरजीकर, मैं तो बंगाल की वोटर हूं, आरजीकर में जो डॉक्टर बिटिया का इतना ब्रूटल मिस्टीरियस मर्डर और रेप हुआ है, क्या उनकी मां उस वक्त के अलावा आज कभी भी वो आ रही है मीडिया के सामने? उस वक्त भी उन्होंने अपनी दो बातें रखी, बात वहीं पर खत्म हो गई। ये सस्ती लोकप्रियता जो रेप की विक्टिम होती हैं, या जो रेप की विक्टिम होती हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी के टिकट, फॉर गॉड सेक चीजें समझ में आ जाती हैं कि आप क्या दिखा करके क्या बटोरना चाह रहे हो। दूसरी बात कि कुलदीप जी के घर से जो विवाद था, ये तो बहुत पुराना था इनका। वो तो मुखिया और पंचायत को लेकर के, प्रधान को लेकर के गोली वोली भी चलाया गया है, और इनके चाचा जो है वो अरेस्ट भी हैं। दूसरा कि ये अपने उम्र को नहीं जान रही हैं, ये वक्त को नहीं जान रही है। 164 का जो स्टेटमेंट है उसमें कुलदीप का नाम नहीं है। तीसरा, सही समय नहीं है। उसके बाद फिर इनका 164 का स्टेटमेंट निकाल करके देखा जाए तो पता चलेगा कि ऑसिफिकेशन रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में जब रेप बोला जा रहा है तो उस वक्त कुलदीप का नाम नहीं था। कई बार एफआईआर चेंज हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इनको समझ में आया है कि मीडिया जब काउंटर क्वेश्चन करती है तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त एट द टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब इनका ये इंसिडेंट हुआ था, तब क्या हुआ कि लोग सिंपैथी में इनके पक्ष में पूरा का पूरा भारत खड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती चली गई, जैसे जैसे डिकोड हुआ, जैसे जैसे स्क्रूटनी हुआ, तो अब मैं देख रही हूं कि भारत में दो तबका हो चुका है, एक जो कुलदीप के साथ है और एक जो इस विक्टिम के साथ है। मैं फिर कह रही हूं कि देखिए, जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को, किसी बड़े चेहरे को, किसी रिनाउंड को फंसा करके अगर कोई अपना अस्तित्व बनाना चाहता है किसी को बुरा बोल करके, तो मुझे लगता है कर्मा इज बूमेरैंग। ठीक है, एक कानूनी तथ्य ये भी समझाइए नाजिया जी। जब पर्सनली मैंने इस केस की स्टडी की शुरुआत करी, पहले बहुत ज्यादा पीड़िता को लेकर सिंपैथी थी, इंटरव्यू की शुरुआत भी मैंने बहुत ही सिंपैथी के साथ करी थी, लेकिन जब इस तरह के सवाल से वो लड़खड़ाती नजर आई, तब मैंने बहुत ज्यादा गहराई में जाकर तमाम तथ्य खंगाले, और उसमें जो है बहुत पेचीदा ये केस लगा। और फिर मैंने ये पाया कि सीबीआई ने ऑलरेडी इस तरह की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी हुई थी। तो क्या सीबीआई इस पूरे केस में कमजोर पड़ी, और क्या ऐसे केसेस में पड़ जाती है? ऐसा संभव है कि सीबीआई के वो दिए गए सबूत की, मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात करें, साफ तौर पर लिखा है कि रेप नहीं हुआ। पहली जो प्राथमिक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था रेप नहीं लिखा, समय का बदलाव, बयान का बदलाव। एक ऑडियो का जिक्र भी करूंगा नाजिया जी, जो उनके चाचा उनको समझाते नजर आ रहे हैं, ऑडियो वायरल हुआ। वो कहती हैं कि एआई वीडियो है, 2019 में एआई था ही नहीं। अब वो ऑडियो में साफ तौर पर वो समझा रहे हैं उनके चाचा, कथित तौर पर, कि अपने अंदरूनी अंगों से जांच से पहले छेड़खानी कर लेना, क्या जरूरत है छेड़खानी करने की? तो इस तरह के जब तथ्य सीबीआई पेश करती है तो कोर्ट ने क्या उन तथ्यों को तवज्जो नहीं दी? नहीं, देखिए, घबराहट और थोड़ा सा ब्लर हो जाना या थोड़ा सा हिकअप लेकर के अपने स्टेटमेंट को रखना, ये रेप पीड़िता के साथ कभी कभी हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग चार्ज करवाते थे तो उस वक्त भी ऐसा होता था, या 164 का स्टेटमेंट जब पीड़िता से लिया जाता है, या अचानक से कोई कैमरा आ जाता है सामने में, तो वो थोड़ा सा हस्की, थोड़ा सा ब्लर, या थोड़ा सा हेजिटेशन, या थोड़ा सा डिप्रेशन, या थोड़ा सा एंजाइटी, ये चीजें होती हैं। और लेकिन दूसरी बात
कि दूसरी मैं एक और इंपॉर्टेंट जो कानूनी बात है वो बता दूं कि अगर चार्जेस रेप के लग रहे हैं तो जो ऑसिफिकेशन और मेडिकल रिपोर्ट होता है वो आपके वर्जाइना के कंडीशन को देखा जाता है, आर्टिकल को देखा जाता है, स्पर्म को देखा जाता है। आपने अगर शरीर पे ब्रूजेस बनाए हैं या शरीर पे आपने कट्स बनाए हैं या कोई समझा रहा है कि अपनी थाई पे कट बना लो, अपने शरीर पर ब्रूजेस ले आओ, तो वो मोलेस्टेशन का पार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है, सेमेन या आर्टिकल नहीं बरामद हुए हैं जो मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है, तो आपका वो सेक्शन मोलेस्टेशन पर चला जाएगा, ना कि रेप पर चला जाएगा। तीसरी बात आती है कि अगर ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है और वो कह रही है कि ये एआई ऑडियो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप के परिवार के लोगों को तुरंत उसको फॉरेंसिक में देना चाहिए। एक सप्लीमेंट्री पिटीशन अपने ही राज्य के, अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में डालें जहां से उनको बेल मिला था, और वहां पर उस सप्लीमेंट्री पिटीशन में सिर्फ एक ही बात का प्रेयर करें कि ये पीड़िता जो है, जो याचिका करता है, उनका कहना है कि ये एआई वीडियो है और हम लोग इसको फॉरेंसिक में डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि 21 डेज जो लीगल डेज होता है उसमें उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो अभी एआई वीडियो आ गया, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं चलते। एआई से तो मेरी बहुत सारी न्यूड पिक्चर्स को जो मुसलमान है वो वायरल करते हैं, एआई करके बहुत सारी चीजें वायरल में हमारी भी होती हैं। लेकिन सवाल ये 2019 में एआई था ही कहां जब वो ऑडियो वायरल हुआ? ऑब्वियसली अब 2019 में तो एआई था ही नहीं। और अभी इस 2025 और 26 में हम जैसे महिलाओं की एआई बहुत सारी तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन हम लोग तो उसको फेस करते हैं, इस तरीके से नहीं एलिगेशन रख देते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर पढ़ी लिखी होती, थोड़ा सा अगर समझदार होती, तो जरा और इंटेलिजेंट और डायबोलिक माइंड के साथ वो कुलदीप को फंसाती। और बाकी तो कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे करके नेता बनाने के लिए। ठीक है, और पीसीआर से कहूंगा 3 विंडो स्क्रीन पर लाइए, वो विजुअल लगातार चलाइए कि किस तरह पीड़िता ने माइक जो है इंटरव्यू के दौरान फेंका है। और मैं दर्शकों से कहूंगा ये इंटरव्यू आप देखें पूरा कि किस तरह पीड़िता सवालों से बहुत ज्यादा बौखलाई हुई नजर आई थी। नाजिया जी, इसमें एक तथ्य का जिक्र ये भी हो रहा है बहुत ज्यादा, जो अब स्टडी कर रहे हैं इस पूरे केस की, वो ये भी कोट कर रहे हैं लगातार कि मीडिया ट्रायल इतना शुरुआती दौर में एक तरफा चला कि कहीं ना कहीं ये केस की जांच पूरी प्रभावित हो गई। क्या ऐसा संभव है कि इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल जब चलने लगता है तो अमूमन केस की जांच बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है? देखिए, मीडिया ट्रायल ये सब जो शब्द दिया गया है ना, ये एक्चुअली में एज एन एडवोकेट ये बहुत गलत शब्द है। आप सोचिए कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के परिसर में मीडिया खड़ी रहती है और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका का बार एसोसिएशन अलाउ करता है कि अगर कोई मामला का कोई मैटर लिस्टेड है और वो हाईलाइटेड है तो आप आकर के वहां पर आप इंटरव्यू जो वकील है उनका ले सकते हैं, जो विक्टिम है उनका ले सकते हैं। ये मीडिया ट्रायल वरायल कुछ नहीं होता है। जब मुद्दे उठते हैं तो मीडिया पूछती है, आपको अगर बोलना है आप कैमरा के सामने बोलिए, आपको नहीं बोलना है आप मत बोलिए। आप सोचिए, मेरा 2019 में मैंने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में पॉलीगेमी हलाला का मामला डाला हुआ है, उसकी हियरिंग अभी भी चल रही है। 2025 में कई बार हियरिंग हुई है, 2026 के जनवरी के फर्स्ट वीक में हियरिंग हुई है। तो मुझे नहीं बोलना था, मैंने नहीं फेस किया मीडिया को, मीडिया ने मुझसे पूछा, मैंने नहीं बोला। तो अगर ये पीड़िता है तो इतनी मतलब एक्टिवली कैसे इतना मीडिया फेस कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब मीडिया उनसे काउंटर पूछ रही है तो वो फिर बूम फेंक रही हैं, वो मीडिया को धमकियां दे रही हैं। तो ये सारी चीजें, दबंगई जो है वो नहीं चलने वाली है, इससे वो खुद अपना हिजाब खोल रही है। दूसरी बात आती है कि जिस हिसाब से उनके बॉडी जेस्चर दे आ रहे हैं, जिस हिसाब से उनके शब्द आ रहे हैं, एक विक्टिम से ना ये बॉडी जेस्चर मैच कर रहा है, ना ये शब्द मैच कर रहा है। और हंसते हंसते तमाम रील भी उनकी वायरल हुई कि तो उस पर भी संदेह होता है कि कोई विक्टिम इस तरह हो, कोई पीड़ित इस तरह। नहीं प्रियांक जी, मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी आपका। अगर कोई रेप की पीड़िता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हंस नहीं सकती, या वो घूम नहीं सकती, या वो कहीं जा नहीं सकती। सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने एक नोटिस कई मीडिया हाउस को चस्पा किया है कि आप मेरी पहचान उजागर मत करें। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप खुद रील बना रही हो, खुद उसे पब्लिक कर रही हो, मेरा सवाल उनकी हंसी पर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जब आप अपनी रील खुद पब्लिक कर रही हो बनाकर हंसते खेलते, तो जब कोई मीडिया अगर भूलवश
आपका नाम सार्वजनिक कर देता है, या वो एफआईआर कॉपी सार्वजनिक कर देता है जो आपने अब बता रही हो कि जो अपनी माँ बाप के खिलाफ आपने अपने माँ के खिलाफ और अपने चाचा के खिलाफ की थी, आप कह रहे हो उसमें मेरा नाम सार्वजनिक कर दिया, आपने नाम से ही एफआईआर कराई थी, वो भी भूलवश पब्लिक हुई है। तो इस तरह सवाल उठा देना, जब आप खुद रील बना रही हो, खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ रही हो, तो वहां तर्क संगत नहीं लगता इस तरह की बात। मैं इसको लीगल तरीके से आपके सामने बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, और जितनी भी मास कॉम के बच्चे होते हैं और जितनी भी मीडिया होती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का पालन करते हुए, चाहे वो छोटा यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हो, अगर वो न्यूज की शक्ल ले रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन की शक्ल ले रहा है, तो उसको आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन का के आर्टिकल्स का पालन करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का एक ऑर्डर है, एक जजमेंट था कि कोई भी मीडिया अगर कोई मॉलेस्टेशन की पीड़िता है, अगर कोई रेप की पीड़िता है, तो आप उनका फेस ब्लर करके दिखाइएगा और उनका जो एक्चुअल फेस है वो आप नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई एफआईआर की कॉपी है, यू कैन शो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्यों नहीं आप शो करेंगे? एफआईआर की कॉपी तो बजाफ्ते कितने वकील होते हैं वो हर जगह जमा करते हैं, पुलिस स्टेशन में एफआईआर की कॉपी होती है, और किसी भी रेप की पीड़िता का नाम वायरल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस देश में ऐसे नाम हैं जो शायद और नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हर गली में पाया जाएगा। जैसे नाजिया, जितने भी मुसलमान गलियों में आप जाएंगे तो नाजिया एक नहीं कम से कम 1000 मिलेगी, लेकिन इलाही खान जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिलता है। तो अगर कोई नाजिया बोल करके गालियां दे रहा है तो मैं उसको डिफेमेशन नोटिस नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि वो कल को बोल देगा अरे मैंने तो किसी और नाजिया को बोला। इसी नोटिस का सामना हम लोग कर रहे थे जो अभी सेटल हुआ है। एफएम न्यूज को लेकर ये तमाम एक वकीलों की टीम लगातार फॉलो करने लगी और कहने लगी कि आपने पहचान उजागर की है, इसलिए आप लीगल जो है कार्रवाई का सामना करेंगे। तब हमने नाजिया जी यही बात करी कि सार्वजनिक तौर पर अगर हमने सिर्फ एफआईआर कॉपी दिखाई तो अब मैं बाध्य नहीं हूं किसी भी लीगल कार्रवाई के लिए। एग्जैक्टली, एफआईआर कॉपी सिर्फ आप नहीं, हम जब बड़े बड़े जो जिनको मुसलमान बहुत फॉलो करते हैं, बीबीसी, अल जजीरा, तो डॉक्यूमेंटेशन दिखाना तो कोई बुरी बात नहीं है, या एफआईआर के नंबर दिखाना या सेक्शंस दिखाना तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन से वो उठा करके एफआईआर की कॉपी ले आते हैं, या कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट जाकर के सर्टिफाइड कॉपी उठा लेते हैं। तो ये कोई क्राइम नहीं है या इस पर कोई डेफेमेशन भेजना, क्योंकि मैंने देखा, मैंने जहां तक मैं इस केस को फॉलो कर रही हूं, मैंने यही देखा कि बार वो हमेशा मास्क लगा करके बैठती हैं और कोई मीडिया, कोई एंकर, कोई पत्रकार उनको ये फोर्स नहीं करता है कि भाई आप मास्क हटाओ, क्योंकि एवरीवन इज बाउंड अंडर द बैरिकेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द बैरिकेड ऑफ इंडियन कानून। तो ये गलतियां कोई कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात आती है कि आप अपनी रील डाल रही हैं, ठीक है, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, नोबडी कैन क्रिटिसाइज यू। आप अपनी रील डाल रही हैं, नो वन हैव अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज यू। लेकिन कोर्ट में जब मामला चला जाता है और मामले पर हमेशा जब सुनवाई होती है रेगुलर बेंच पर, तो लिस्ट नंबर और सीरियल नंबर से नहीं होती है, बल्कि कभी कभी याचिकाकर्ता के नाम से भी सुनवाई होती है, और कभी कभी थाना और एफआईआर नंबर के नंबर से भी सुनवाई होती है। तो मुझे नहीं लगता है, जितना मेरा लीगल प्रैक्टिस है, कि अगर एफआईआर सिर्फ दिखा दिया गया है तो उस पर लीगल नोटिस आनी चाहिए और डेफेमेशन नोटिस आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक रिप्लाई दे दीजिए और हंसिए थोड़ी देर बैठ करके। नहीं, हमने रिप्लाई तो यही दिया कि आप इस तरह की जो कार्रवाई है उनसे आप हमें डरा नहीं सकते, सीधी सी बात है। सेकंड में इंटरप्ट कर रही हूं आपको, एक और लीगल पॉइंट में बता दूं कि एफआईआर की कॉपी जब भी मीडिया में दिखाई जाती है तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर तो कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। आप जितना आप जूम करके दिखाएंगे वो उतना फट जाता है। चार्जशीट की कॉपी, केस डायरी की कॉपी, सीजर लिस्ट की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, चालान की कॉपी, मालखाना से जो दस्तावेज आते हैं उसकी कॉपी, अगर कोई सोशल मीडिया पर डाल भी रहा है तो वो बहुत ब्लर होता है, और जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि भाई इन्होंने सोशल मीडिया पर ये केस चल रहा है और उसकी कॉपी इन्होंने डाली है, तो वो ब्लर की वजह से भी सामने वाला जो डालता है, जो पोस्ट करता है, वो बच भी जाता है कि नहीं मैंने तो कोई और पेपर डाला था, ये तो इतना ब्लर है कि ये तो दिख भी नहीं रहा, और कोर्ट भी ये एक्सेप्ट करता है कि भाई ये दिख नहीं रहा है।
ठीक है। और एक सवाल से और ज्यादा पीड़िता बहुत उनकी नाराजगी वो जाहिर कर रही हैं जब भी कोई मीडिया हाउस उनसे नार्को टेस्ट की बात करता है। हमने भी करी उनसे बात कि आप क्यों नहीं राजी हो जाती नार्को टेस्ट के लिए, तो उनका अपने मेरे इंटरव्यू के दौरान तो उन्होंने माइक ही बंद करा दिया इस सवाल के बाद। एक और मीडिया हाउस की ओर से उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज तक क्या रेप पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ है क्या। अब या तो उन्हें अपडेट करने की जरूरत है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां जरूरत पड़ती है तो नार्को टेस्ट होता है। क्यों बच रही है नार्को टेस्ट से, और नार्को टेस्ट से क्या सच सामने आ सकता है? देखिए, इसमें मैं इग्नोरेंस और लापरवाही में काउंट करूंगी अक्यूज्ड के परिवार वालों का या अक्यूज्ड के वकील का। जो काउंसिल है अक्यूज्ड के, उनके वकील इतना बड़ा बड़ा इग्नोरेंस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि एक सप्लीमेंट्री पिटीशन डालना चाहिए और फॉरेंसिक में उस वॉइस को डालने के लिए परमिशन लेना चाहिए कोर्ट से। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री पिटीशन जा सकता है और कोर्ट से ये प्रेयर किया जा सकता है कि हम लोग नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं, एक बार कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। जिरा होगी, आर्ग्यू होगा, काउंटर सवाल जवाब होगा, इतना ही तो होगा। अगर कोर्ट परमिशन देगा तो फिर होगा, और अगर नहीं देगा तो नहीं होगा। अब क्योंकि पीड़िता गुस्सा हो जा रही है इसलिए एक्यूज के काउंसिल इस सप्लीमेंट्री पिटीशन को नहीं डालेंगे, ये तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप के परिवार को सोचना चाहिए कि दो मुद्दे अभी बहुत वैल्यूबल नजर आ रहे हैं जिसमें इमीडिएट आपके राज्य के माननीय हाईकोर्ट को आपको 2 प्रेयर विथ 2 सप्लीमेंट्री पिटीशन आपको इमीडिएट पुटअप देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या जजमेंट कोर्ट की तरफ से आता है, बिकॉज वी कांट गो बियॉन्ड द लॉ। या मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सालों इन्होंने इंतजार किया है कुलदीप के परिवार ने, तो ये लोग तो बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ जाएंगे नहीं। तो लेट्स सी ना प्रॉब्लम कहां है। अब इतने सारे आप लीगल टर्म्स बता रही हैं कि ये फॉलो करने चाहिए कुलदीप सेंगर की पूरी लीगल टीम को। अब इन तथ्यों के जिक्र के बाद ये भी समझ में आता है कि क्या उनकी पूरी लीगल टीम इतने सारे फैक्ट रखने में कमजोर पड़ गई। तारीखों का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि वो 11 जून को अपने घर से चली गई, उसके बाद 9 दिन बाद करीब 20 तारीख को वो वापस आती हैं, 20 तारीख को नरेश तिवारी और शुभम का नाम लेती हैं, उसके पूरे 2 महीने बाद, उसके बीच में 2 महीने के अंदर वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं भी नाम कुलदीप सेंगर का नहीं लेती हैं। उसके 2 महीने बाद जब वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने, कोई पत्र, शिकायती पत्र देने जाती हैं, वहां पर कुलदीप सेंगर का नाम ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद जब समय पूछा जाता है, समय में पहले दोपहर 2, फिर शाम 6, फिर शाम 8, इसको लेकर तमाम चीजें अलग अलग। तो क्या इतना लीगली होमवर्क कुलदीप सेंगर की टीम नहीं कर पाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रियांक जी कहूंगी कि एक रेप पीड़िता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना है। एक तरफ वो कह रही है मीडिया ट्रायल हो रहा है, दूसरी तरफ वो पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठी हुई है। एक पीड़िता को हमेशा जजमेंट चाहिए होता है, ना कि टीआरपी चाहिए होती है। एक साधारण व्यक्ति या एक नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेगा? और अगर करेगा तो कोई बड़े आदमी का नाम लेकर के कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए और उसको पॉलिटिकल फिगर का एक पार्ट बनना होता है। हमारी और आपकी व्यक्तिगत जीवन है, हम रोज मीडिया, आप तो खैर एंकर ही हैं, आपने बड़े बड़े चैनलों पे काम किया है, मैं बड़े बड़े चैनलों पर बैठती हूँ। क्या मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के कभी कहा कि आ जाइए मुझे इंटरव्यू देना है? नहीं, टॉपिक आता है, फोन आया, टॉपिक क्या है, बैठ गए। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन को खुद मीडिया और कैमरा के सामने रख रही हैं और उसके बाद कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो ये बहुत गंदी बात है। और एक रेप पीड़िता, उसको इंसाफ चाहिए होता है, उसको मीडिया कंसंट्रेशन और मीडिया अट्रैक्शन नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर भी एक बात है। दूसरी चीज में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि नॉर्मली जो रेप पीड़िता होती हैं वो बहुत डिप्रेशन में होती हैं, बहुत एंजाइटी में होती हैं, बहुत ग्रीफ में होती हैं। लेकिन ये जो रेप पीड़िता है, इन्होंने अपने ट्रायल का वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं किया है। एक तरफ जब तक ट्रायल चल रहा था, दूसरी तरफ ये शादी कर रही थी, बच्चे पैदा कर रही थी, अपनी माँ को इलेक्शन लड़वा रही थी, अपने चाचा को बेल करके बाहर निकालने की प्रियंका गांधी के साथ जनसभा कर रही थी, प्रियंका गांधी के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। तो मुझे
एक चीज लगा कि भाई इनका प्रोक्योरमेंट ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है। दूसरा मुझे इनके स्टेटमेंट से चीजें समझ में आई कि शी डोंट वांट टू वेस्ट हर टाइम। ट्रायल एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ हम घर वर बसा लेंगे भाई, अम्मा को नेता वेता बना देंगे। द थर्ड थिंग इज कि आपने कुलदीप के काउंसिल के लिए कहा, डेफिनेटली जितना डीप डाउन मैं गई हूं, जितने डेप्थ में मैं गई हूं, कुलदीप के काउंसिल सही नहीं है। जितनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को काउंसिल को पकड़ना चाहिए, वो बारीक बारीक चीजें काउंसिल नहीं पकड़ रहा है। उसकी मैं एक मिसाल आपको दे देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने एंटर किया है नया नया दिशा सालियान के मामले में। तो दिशा सालियान के फादर, जिन्होंने 2025 में 75 पेजेस का एक कंप्लेन लेटर दिया, जिस पर उद्धव ठाकरे और उनका बेटा और परमवीर सिंह सबके ऊपर एफआईआर हुआ। डिनो मोरिया है उसमें, सूरज पंचोली है उसमें। लेकिन आप सोचिए कि पुलिस ने और दिशा सालियान के फादर ने जो एडवोकेट जो काउंसिल रखा है, उन दोनों का दिमाग नहीं जा रहा है कि जिन 3 लोगों को मालवानी पुलिस स्टेशन ने बुलाया था फेक नैरेटिव, फेक स्टेटमेंट और फेक न्यूज चलाने का, उन्होंने फॉरवर्डेड बोल दिया और वो बरी हो गए। कैसे? तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं ऐसे, जो हीनियस क्राइम वाले मामले होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होते हैं, उसको बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों से हम अच्छे जजमेंट और बेल के ऑर्डर लेकर आ सकते हैं। तो हाँ, एग्जैक्टली, अप्रोप्रिएटली, स्पेसिफिकली कि कुलदीप के काउंसिल से चूक हो रही है। उनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन यही फैक्ट है। ठीक है। और इतने सारे आप लीगल टर्म्स बता रही हैं और आप बेहतरीन, आप कानून की जानकार भी हैं। कुलदीप सेंगर के पूरे केस को लेकर उनकी लीगल टीम को आप क्या प्रोसेस या क्या एडवाइस देना चाहेंगी, जिसके जरिए, अगर हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर अगर दोषी हैं तो वो सख्त कार्रवाई के हकदार हैं, लेकिन अगर उनका पक्ष सामने नहीं आ पा रहा है, कोर्ट में भी नजरअंदाज हो रहा है, तो क्या जरिया हो सकता है, किस तरीके से वो आगे चलकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं? देखिए, मैं तो अभी, मुझे आपसे जितनी देर में हमारा कन्फ्रंटेशन और डिस्कशन हुआ है उन्नाव मामले को लेकर के, मुझे 2 चीजें अभी बहुत सही लगी हैं कि 2 सप्लीमेंट्री पिटिशन विद 2 प्रेयर्स अलग अलग डाला जाए, जिसमें एक में कहा जाए कि याचिकाकर्ता का कहना है, विक्टिम का, कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो एआई का बनाया हुआ है, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली जाए। दूसरा पिटिशन विद प्रेयर डालना चाहिए कि हमें नार्को टेस्ट करवाना है। अब ये बाद में तय होगा, ये कोर्ट तय करेगा कि होगा नार्को टेस्ट कि नहीं होगा, लेकिन उनको अपनी तरफ से इनिशिएट बिल्कुल हर हाल में लेना चाहिए। तीसरा, कि एक केस हिस्ट्री बनानी चाहिए कि ये झगड़ा स्टार्ट जो पंचायती और वो प्रधान वाला जो लेकर के हुआ है, उस केस हिस्ट्री को उठा करके ये माइक बूम फेंकने तक को एक केस हिस्ट्री बना करके इसको अलग से सप्लीमेंट्री पिटिशन दे करके विद प्रेयर ये पुटअप देना चाहिए। ये रेगुलर बेंच पे ये बिल्कुल इमीडिएट इनिशिएट लेना चाहिए। हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं दर्शकों से कि आप इस पूरे केस को लेकर जो भी आपकी राय कायम है, आप हमारी वो रिपोर्ट जरूर देखिए, हमारा वो इंटरव्यू जरूर देखिए जिसमें पीड़िता बैठी हैं और तमाम जरूरी सवालों के बाद भड़कती हुई नजर आई हैं और माइक फेंकती हुई नजर आई हैं, और तमाम उस पूरी वारदात को लेकर जो तमाम तथ्य हैं, जो अलग अलग इंटरव्यू के दौरान वो बहुत ही ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रही हैं और बचती हुई नजर आ रही उन सवालों का, और उन्हीं तथ्यों का जिक्र आज नाजिया इलाही खान ने भी किया। मैं प्रियंक वाजपेयी आपके साथ इस गुजारिश के साथ अलविदा लेता हूं कि आप इस पूरे केस को लेकर कोई भी राय कायम करने से पहले सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल करें। कुलदीप सेंगर अगर दोषी हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि वो सख्त कार्रवाई के हकदार हैं, लेकिन अगर कोई भी न्याय का पहलू छूट रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।